बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब दो। मैं हूं फ़रूख वड़ाइच। आज के जवाब दो में हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा अताउल्लाह ताहिर। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे, 21 अक्टूबर को उनकी वापसी की तारीख दी गई है। मुख्तलिफ बयानिए और उनकी गूंज सुनाई दे रही है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या होगा, PTI इलेक्शन में होगी या नहीं होगी, शायद खाकान अब्बासी पार्टी छोड़े या नहीं छोड़े, ये सारी बातें आज अताउल्लाह ताहिर साहब से करेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपके ख़ानदान में और कौन सियासी, सायरा अफजल ताहिर साहब आपकी क्या? मेरी चची हैं जी, वो अपने वालिद की सीट लड़ती हैं हैदराबाद से और 2 बार MNA रही हैं, वफाकी वज़ीर सेहत रही हैं। अब इंशाल्लाह अगला इलेक्शन भी अन्य का लड़ेंगी। मैंने फिर अब दादाजी को प्रेसिडेंसी छोड़े भी दहाइयाँ हो गई हुई थी जी, जब मैंने अपने भाई को लॉन्च किया पॉलिटिक्स में, गुजरांवाला हमारे होम टाउन से। तो वो इलेक्शन लड़ा 2018 का। उस वक्त दादा अबू की आपकी क्या राय थी आप लोगों की सियासत? मैंने जब ये फैसला किया तो मैंने घर के बड़ों को कॉन्फिडेंस में लिया और उनसे इजाज़त ली कि जी मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई इलेक्शन लड़े MPA का। तो बड़ों की राय उसके साथ थी, मगर दादा मेरे चाहते थे कि मैं CSS करूँ और छोटा भाई वकालत करे, उनकी ख्वाहिश ये थी। तो मैंने इजाज़त दी तो उन्होंने उस पर इत्तेफाक किया। चाहते वो ये थे कि वो वकालत करे और आप ऑफिसर बने। हाँ, और वो फिर मैं भी सियासत में आ गया, वो भी सियासत में आ गया। कभी आपने अटेम्प्ट की वैसे CSS के लिए या किसी? नहीं, अटेम्प्ट मैंने नहीं की, क्योंकि मेरी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उन बंदिशों से मैं आज़ाद रहना चाहता था। तो अल्लाह ताला का शुक्र है आज आपके सामने बैठे हैं। लेकिन जब आप गए पंजाब गवर्नमेंट के साथ तो वो सारी बंदिशें तो आपके इर्द गिर्द आ गई होंगी। वो मोर ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस था। आपकी क्या सोच थी कि मैं क्या करूंगा, यहाँ से निकलूंगा? मेरा ये ख्याल था, मैंने कभी प्लानिंग नहीं की कि पता नहीं मैं निकलूंगा तो मैं क्या करूंगा या यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। खिदमत का एक जज्बा था और शहबाज शरीफ साहब को देखा था बतौर एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म करते हुए, तो उनकी टीम का हिस्सा रहने का मुझे इत्तेफाक हुआ और एक खुशकिस्मती थी मेरी। तो बड़ा कुछ सीखा भी। उस वक्त कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आपके साथ उस वक्त जिनके साथ काम करने? मैंने बड़े लोगों के साथ काम किया। मैंने जावेद महमूद से लेके अच्छा तो जाहिद सईद तक चीफ सेक्रेटरी देखे हैं। मैंने तारिक सलीम डोगर से लेके तो आरिफ नवाज तक IG देखे हैं। तो एक लंबा अरसा। तो उस वक्त का सबसे मुश्किल टास्क क्या था जो आपको सामना करना पड़ा? 2000 फ्लड्स का बड़ा याद है मुझे। याद है कि मैं 2010 के फ्लड में शहबाज साहब ने दिन रात एक कर दिए, और साउथ ऑफ पंजाब में और मियांवाली में, और वो वहीं पे रहते थे और कैंप किए रहते थे। मेरा पाँव ज़ख्मी हो गया सैलाब के दौरान, वही रिलीफ एक्टिविटीज़ के दौरान। मैं पट्टी बांध के सैलाब में सर्व करता रहा। वही दिन उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका पैर ज़ख्मी है, आपको तो इधर फ्लड में नहीं होना चाहिए, आप ये तो ख़राब हो जाएगा काम जी। तो फिर मुझे याद है कि जब फ्लड ख़त्म हुए और अफसरों को उन्होंने बुलाया अप्रिशिएट करने के लिए, तो उन्होंने तकरीर में कहा कि मैं सलाम पेश करता हूँ इस नौजवान अफसर को जिसने पैर ज़ख्मी होने के बावजूद फ़्लड में जो है एक दिन बताया भी नहीं कि ये मेरा पैर ज़ख्मी है तो मैं वापस चला जाऊँ, वो सर्व करता रहा। तो बड़ी बड़ी यादें हैं उस दौर की, बड़ा कुछ है। इस वक्त तो आप पार्टी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। जी, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मरकज़ी सतह। हाँ जी, मरकज़ी सतह पे आप हैं। और मेरे ख्याल में आपके साथ शायद गवर्नर साहब जी, बलीगुर रहमान साहब गवर्नर बनने से पहले पार्टी में 2 डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे, मैं और बलीगुर रहमान साहब। ठीक है। तो इस पोजीशन पे पहुंचना भी एक मुश्किल काम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, कई मरतबा हुकूमतों में आई है, बड़ी पार्टी है, तो बहुत सी बातें बंदा कह सकता है, बहुत सी नहीं कह सकता। तो जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो बहुत से सीनियर्स आपसे परेशान भी हो जाते हैं विद इन द पार्टी। एक जंग बाहर लोगों को नज़र आ रही थी, एक अंदर हो रही होती है। इस तरह की कितनी जंगें लड़ी? मैंने अब देखें, ऑब्वियसली मुश्किल टाइम था। आधे लोग खामोश हो गए, आधे लोग भाग गए। बोलने वाले 2-4 थे जो पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़, आमरीत के ख़िलाफ़। जेलें हैं तो अतातारड़ वहाँ पे, कचहरियाँ हैं तो अतातारड़ वहाँ पे। ये 4 साल जो 2018 से आगे से 22 तक, अब स्पेस बड़ी पैदा हो गई और पार्टी के लिए दिन रात एक किया, खून पसीना लिटरली। बहुत से सीनियर्स वाकई खामोश हो गए थे, आसान काम मिलते ही नहीं था। मैं फरूख साहब आपको बताऊं, बड़ी थ्रेट्स आती थी, बड़े मैसेजेस आते थे उस दौर में। पूरा सिस्टम खिलाफ था और क़यादत पूरी जेल में थी। कचहरियों में मैं हूँ, लीगल कोऑर्डिनेशन मैं कर रहा हूँ, जेलों में मैं जा रहा हूँ। मतलब सुबह इस्लामाबाद है तो शाम जो है वो लाहौर है, लाहौर से फिर टच डाउन करके फिर इस्लामाबाद है। तो मेरी तो आधी ज़िंदगी जो है वो मोटरवेज़ और हाईवेज़ पे गुजर गई है। जिस तरीके से हम उस जुनून के तौर पे काम करते थे, जुनून सवार करके अपने आप पे, तो ऑब्वियसली हर्डल्स बहुत आते हैं। बट क़यादत का शुक्रिया कि उन्होंने मुश्किल टाइम में जो मेरी खिदमात थी उसके सिले में मुझे पार्टी पोजीशन मिली
और वो बड़ी मेहनत और तगदो के बाद मिली, क्योंकि वो कई दफ़ा ऐसा होता था कि मियाँ साहब जिन दिनों हॉस्पिटल में भी थे और बाहर जाने से पहले उनके, तो पूरी रात जो है वो हॉस्पिटल, सुबह 6 बजे अदालत, 2 रातें सोते नहीं थे और काम का जुनून सवार था कि मुश्किल टाइम है और मुश्किल टाइम पे बंदे खड़े होते हैं, खड़े हो जाना है। जब देखते थे लोग कन्नी कतरा रहे हैं, लोग फ़ोन नहीं उठा रहे आपका, लोग मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे कि यार ये तो फंसवा देगा, मरवा देगा, तो अल्लाह का शुक्र है हर्डल्स अभी भी आते हैं, लॉबीज़ होती हैं जो आपके ख़िलाफ़ ऑपरेट करती हैं। मैंने किसी को मजाक में कहा उस दिन, मैंने कहा लंदन बड़े लोग जाते हैं मिलने मियाँ साहब से, मुझे लगता है कि 10 में से 5 मेरी शिकायत करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, 10 में से 8 आपकी शिकायत करते हैं। नहीं, आपको क्या सुनने में क्या मिलता है कि आपको सीनियर्स को आपसे क्या मसला है? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि सीनियर शफकत भी बहुत करते हैं, और मगर मैं एक मिडिल क्लास पॉलिटिशियन के तौर पे, एक मेहनती आदमी के तौर पे जिसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की हो, मैं कई दफ़ा अपने आप को मिसफिट तस्वर करता हूँ सियासत में या अच्छा सियासत में, ठीक, क्योंकि ये जो खेल है ना सियासत का, ये कई दफ़ा लोग आपको डिस्करेज भी करते हैं, लोग आपकी रास्ते में हर्डल्स भी क्रिएट करते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि मुश्किल वक्त में 3-4 लोग हैं, अच्छा वक्त आया तो फिर सारे आ जाते हैं और सारे वो खिदमात अपनी गिनवाते हैं, पता नहीं तो वो फिर आप देखते हो कि यार नए नए चेहरे बैठे हैं भाई। जब मरियम नवाज का रात दरवाज़ा तोड़ा जा रहा था, या जब जेल में उनको शिफ्ट किया जा रहा था, या जब मियाँ साहब पे मुश्किल टाइम आया था, भाई आप तब किधर थे? आप आके खड़े होते ना, करते बात, आके रोज़ टीवी पे जाके डिफेंड करते, रोज़ पीटीआई के ट्रोल्स की गालियाँ खाते। तो कई दफ़ा ये एहसास होता है, मगर क़यादत ने बड़ी शफकत, बड़ी मेहरबानी। नहीं, कोई लम्हा ऐसा आया कि आपने कहा यार मैं किस चक्कर में फंस गया हूँ, ये सियासत में कहाँ? मेरा एक मानना है कि मुश्किल जितनी भी आए ना, उससे डबल मेहनत करनी चाहिए। कई दफ़ा होता है कि आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला हो गया, फिर फैसला हो गया है ना, फिर अगले दिन मैं पूरे नए अज़म, नए वलवले के साथ मैदान के अंदर उतर जाता हूँ। मुश्किल टाइम में आप मुझे बताएं, बाई इलेक्शन गिनवाता हूँ आपको, डस्का, वज़ीराबाद, खुशाब, खानेवाल, बड़े मशहूर इलेक्शन हैं, कई बाई इलेक्शन। अब करना क्या है? डट जाना है, खड़े हो जाना है, हक तलफी नहीं होने देनी, ज़्यादती जुल्म नहीं होने देना। मैं ख्याल आप तो कहीं पे अरेस्ट भी हुए थे, गालिबन 2 दफ़ा हुआ। वो अलीपुर चट्टा कश्मीर इलेक्शन पे उन्होंने पकड़ लिया, फवाद चौधरी और शेख रशीद ने कहा ये 3 साल अब बाहर नहीं आएगा। अल्लाह का शुक्र है बेल हो गई, हथकड़ी लगाई गई, प्रिजन वैन में इससे प्रोटोकॉल के साथ लेके गए, 15 गाड़ियाँ आगे 15 पीछे। ये जो चीखें मारते हैं, ये इतना से भी जो बर्दाश्त नहीं कर सके, तो हम तो मतलब पता नहीं क्या क्या पी गए, क्या क्या सब्र कर गए। अल्लाह की ज़ात ने वो सब्र दिया, मगर मुश्किल टाइम बिल्कुल आते हैं। मगर क़यादत का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमेशा बात भी सुनी, जिन्होंने हमेशा मौका भी दिया। पार्टी के अंदर ज़रूर प्रोफेशनल जेलसीज भी होती हैं, टांगें खींचने वाले भी होते हैं, बट क़यादत की फ़राख दिली और क़यादत की जो है एक विज़न जो बड़ा ब्रॉड है, उनको पता होता है कि कोई काम कर रहा है तो बातें हो रही हैं, अगर कोई काम नहीं करेगा तो कौन शिकायत करेगा? अच्छा, उनको शिकायत आए भी तो वो क्या, वहाँ से क्या जवाब? देखिए, मैं कोशिश होती है अपने काम से काम रखा जाए और काम किया जाए। नहीं, जो आपके बारे में शिकायत लगा रहा है और आपको पता भी चल गया कि ये लगा रहा है, आप क्या करते हैं उसके? कुछ भी नहीं। मैं देखिए, मैं पार्टी के अंदर भी बड़ा सुलहजू किस्म का आदमी हूँ। नहीं, आप जाके कहते हैं कि सर कोई मसला तो बताएं? नहीं, कभी या खामोश रहते हैं, अपना काम खामोश रहता हूँ और हंस छोड़ता हूँ। मैं मुश्किल तरीन हाथ में भी हंसता रहता हूँ। लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि यार ये क्या है, ये क्यों हंस रहा है। तो स्पेशली मुखालफिन को बड़ी होती है जब हंसता हूँ, तो मैं आदत है, क्या करूँ। तो आप अभी तो गुजरांवाला से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? जी, इंशाल्लाह कौमी असम्बली की आप इलेक्शन लड़ेंगे। तो एक ज़माने में एक बात उड़ी थी कि आप लाहौर से ज़िमनी इलेक्शन के लिए आपका नाम फाइनल हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई थी, सच है, नहीं है, कुछ हुआ था या आज बता दें? मैं इस पे कमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है। अच्छा। और पार्टी ने बड़ी इज़्ज़त दी है। मैं नहीं समझता कि बाई इलेक्शन होते हैं, कंटेंडर्स भी होते हैं उसमें, और आप कभी ना कभी किसी न किसी दौड़ में भी होते हैं, बट पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पे, पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मरकज़ी के तौर पे, पार्टी के फेस के तौर पे, मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आपके खिलाफ लॉबीज़ भी ऑपरेट करती हैं, पूरे लोगों के जो हैं वो लॉबीज़ जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ हो जाती हैं, और वो नहीं चाहती कि आप आगे प्रोग्रेस करें, और वो समझते हैं कि यार ये क्या है, ये अब ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया राग है साज बदले गए,
खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अच्छा, ये आपने जो कि शेर कहा ना, इसी की मुनासबत से आपकी एज क्या है? मैं ये क्या कहते हैं वो जो आजकल पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेसेस की तरह इस पे अगर शर्मा दूँ तो मेरा ख्याल है नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी को जो सबसे बड़ा आपकी पार्टी का मसला लोग ये समझते हैं, हालात बदले हैं लेकिन आप लोगों के अंदाज नहीं बदल रहे, लोगों की कैंपेन्स बदल गई हैं, मार्केटिंग स्टाइल बदल गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे नून लीग आज भी कहीं 90 के आसपास ही घूम रही है। मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ करता हूँ कि आपके जो लीडर्स हैं, आप अगर अपनी फर्स्ट ईयर लीडरशिप देखें, 60 अबव आपको लोग नज़र आएंगे, 70 के पेटे में नज़र आएंगे। 6 मरतबा ये अरकान कौमी असम्बली रहे हैं, 6 7 8 वजारतें इन्होंने इंजॉय की हैं, मेहनत भी की होगी, सब कुछ किया होगा। दूसरी तरफ इमरान खान है, ख़ुद चाहे उसकी 70 अबव एज है, लेकिन आपको उसके साथ शहरियार अफरीदी, मुराद सईद, फ़ारूक हबीब, कई नाम ऐसे ज़रताज गुल मिल जाएंगे जो फर्स्ट टाइम आए और वो फेडरल मिनिस्टर। आज अगर आपकी कल गवर्नमेंट बन जाए तो आप मुझसे अपनी कैबिनेट के नाम अभी लिखवा लें, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, और ये बच्चा भी कोई लिख देगा। देखिए, इसका जवाब क्या देते हैं आप? बड़ा स्कोप है, हमारी पार्टी बड़ा इंकरेज भी करती है, और मियाँ साहबान स्पेशली। अब देखें ना, मेरी मिसाल ले लें, मरियम औरंगज़ेब साहिबा की। दो के अलावा कोई मिसाल दें मुझे। नहीं है, काफ़ी मिसालें हैं। मतलब इधर पंजाब में हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो यंग MPs भी इस दफ़ा उनको बड़ा मौका मिला परफॉर्म करने का, आगे आने का। कैबिनेट में कहाँ तो थे? कई मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे इनकरेज भी किया जाता है और लुक आफ्टर भी किया जाता है, और यंग लोगों को मौके भी मिलते हैं। नहीं, मैं फ़लसफ़ा समझना चाह रहा हूँ कि हो सकता है आपकी लीडरशिप का कोई फ़लसफ़ा हो पीछे के, तजुर्बाकार लोग ही अच्छे होते हैं, सीनियरिटी की एक रिस्पेक्ट है, होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, तनासुब नहीं है, बैलेंस नहीं है आपके यहाँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जहाँ तक बात है ना, उनके बस में वो तो वो बड़ा अच्छा बैलेंस क्रिएट करते हैं। अच्छा, और वो समझते हैं कि एक्सपीरियंस और यूथ, इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कहीं भी इसका मुजाहरा हुआ, कोई बता सकते हमेशा बड़ा इनकरेज करते। मैं अपनी मिसाल दी है, मरियम औरंगज़ेब की आपको मिसाल दी है। आप दोनों तो मेरे ख्याल में एक हद से ज़्यादा मेहनत कैबिनेट करते में हैं। देखें ना, और भी हमारे बहुत सारे लोग मौजूद थे ऐसे PMs के तौर पे। रुमीना खुर्शीद आलम है, हमारी एक यंग MNA थी जो अभी उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया। इस तरह के आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो स्पेशलाइज्ड एरियाज़ में अपने अपने काम कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तासुर ज़रूर है, मगर हमारी लीडरशिप बड़ा ख्याल करती है। अताउल्लाह तार साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इनसे पूछेंगे कि नवाज शरीफ साहब की वापसी अब क्या अटल है या इसमें भी कोई तब्दीली आ सकती है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो आपकी पार्टी है उसकी जो सोच है, जो विजन है, वो बिल्कुल दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल। देखें, कमियां कोताहियां हर जगह होती हैं, बट विजन ठीक है, सोच ठीक है, और इस सोच और विजन के पीछे माजी की परफॉर्मेंस है। माजी का एक टेन्योर्स हैं जहाँ पे डिलीवर किया है, जहाँ पे लोगों की फलाह के लिए काम किया है, जहाँ इसी एक्सपीरियंस टीम ने, जिसमें एहसन इकबाल जैसे प्लानिंग मिनिस्टर हैं, जिसमें बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिलीवरी की इंतहा कर दी, CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स लेके आए। शहबाज साहब की अपनी मिसाल है। तो मैं समझता हूँ विजन ठीक है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि अब आप लोग कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त? क्या सूरत हाल है? आप ख़ुद हल्के के अब जाके देखते हैं, मिलते हैं लोगों से, कैंपेन कर रहे हैं, बातें तो हो रही हैं इलेक्शन की, आप खड़े कहाँ पे हैं? आप पंजाब को, मुझे एक ज़माने में याद है आपका नाम बड़ा आता था कि जी पंजाब के हल्के के जो उम्मीदवार हैं वो आप फाइनल करते थे या कोई रिपोर्ट बनाते थे, पता नहीं क्या चक्कर है, या सर्वे करवाते थे आप। आपके तो फिंगर टिप्स पे हैं ये पूरे हल्के फिंगर टिप्स। हाँ, सच्ची बात बताएं ना, हम तो लोगों के पास जा रहे हैं, हमें तो रिजल्ट कुछ और नज़र आ रहा है, आप पता नहीं कहाँ से देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ के इस वक्त टुकड़े हो चुके, और क्यों हुए? इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष है तो इमरान खान साहब की जो एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है कि वो मर्दम शनास तो खैर बहुत दूर की बात है ना। जहांगीर तरीन पे पर्चे, उसकी बेटियों पे पर्चे, अलीम खान पे पर्चे, अलीम खान की बेगम को 1.5 घंटा बाहर वेटिंग रूम में बिठाना, ये वो दो लोग थे। ये वो इमरान खान से मिलने गई? जी, जब मिलने गई गई केस के बाद उन्होंने 1.5 घंटे पे बाहर बिठाओ, मैं मिलता हूँ। फिर मिले उनसे? मिले थे, फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। ठीक है। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी पार्टी खड़ी की, जिनका ग्रास रूट लेवल पे इलेक्टेबल से ताल्लुक था, जो जहाज़ में लोगों को जाके पटके पहनाते थे, जिन्होंने पूरी तरीके इंसाफ में जितने लोग आए वो लेके आए। पंजाब हुकूमत बनाने में इनका बड़ा किरदार था, उठा के लाते थे। अब इन दो लोगों को आपने पार्टी से बेदखल किया, इनके खिलाफ केसेस बनाए, तो अब इस्टेब्लिशमेंट का क्या दोष इसमें? ये तो इमरान खान साहब ने अपने हाथ से पार्टी तबाह की। रही सही कसर जो थी 9 मई को आपने पूरी की,
अब आपके लोगों ने अटैक्स किए जो दुश्मन भी नहीं कर सका आज तक। तो अब जो तहरीक इंसाफ मुश्किल में है, मैं अपने हल्के को देखता हूँ, अल्लाह के फजल से हमारा मुकाबला ही कोई नहीं, उम्मीदवारी कोई नहीं मुकाबले में। कहाँ है पीटीआई कैंडिडेट, कौन भागे हुए हैं? क्योंकि उन्होंने गुजरांवाला कैंट पे हमला किया था, तो वो मफरूर है। लेकिन अता साहब आपके सामने अगर किसी भी बंदे को पीटीआई का टिकट मिला तो लोगों में तो लोग उनको वोट करना चाहते हैं। लोगों का जहां तक सवाल है जो आप बात कर रहे हैं, 2018 में इनकम्बेंसी फैक्टर किसका था? हमारा था ना। हम फिर भी पंजाब में बिगेस्ट हमारी जो सीट्स हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स हमारी थी। हम नेशनल असेंबली में भी करीब करीब थे। अगर जनूबी पंजाब महाज ना बनाया जाता, हमारी पार्टी ना तोड़ी जाती, हमारे लीडरों को सजा ना दी जाती, हमारी गवर्नमेंट थी 2018 में, दोनों गवर्नमेंट हमारी थी अल्लाह के फजल से। ठीक है। अब 16 माह का जो इनकम्बेंसी फैक्टर है ना, मैं समझता हूँ इतना भारी नहीं है जितना इसको मीडिया परसेप्शन में बना दिया गया। आपको लगता है ये परसेप्शन है? सर 4 साल एक ईंट नहीं लगाई, कर्जे पे कर्जा लिया, IMF के पास कहा मैं खुदकुशी कर लूंगा, नहीं। इस वक्त अवाम की नज़र में वो एक मजलूम है जो अटक जेल में कैद है, और वो उन्हें लगता है कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और आप और सारी पार्टियां मिल के उस पर जुल्म ढा रही हैं। उस मजलूम ने खाना काबा के डायल वाली घड़ी क्यों बेची? उसने एक इद्दत में एक औरत से शादी करके उसको व्यापार क्यों करवाया घर में? व्यापार किस चीज़ का था? हीरे जवाहरात आ रहे हैं, बिक रहे हैं ठग करके, फरा गोगी आ रही है, दुबई बेच रही है, फलां जगह बेच रही। मतलब कोई हद होती किसी बात की। तो मुस्लिम उम्मा के लीडर बने फिरते हो, तुम्हारे घर से अच्छा तोशा खाना का कोई भी तोहफा होता है ना, कोई लीडर है, मैं अगर फॉर एग्जांपल मुझे मिलता है, मैं घर क्यों लेके जाऊंगा? मैं आपको दिखाने के लिए मैं कहूँगा यार फ़ारूक साहब खाने पे आएंगे, तो मैं कहूँगा कि ये मुझे सऊदी वली अहद ने दिया है, ये मुझे UAE के प्रेसिडेंट ने दिया है, ये मुझे प्रेसिडेंट जो है वो USA ने दिया है। लोग मोमेंटोस को, सुवेनियर्स को यादगार के तौर पे घर लेके जाते हैं। ये नहीं करते कि ये डायमंड स्टडेड घड़ी है तो मैं अपनी बीवी को दूँ उसको बेच दे। कोई शय नहीं छोड़ी, छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें बेच दी, पैसे खा गए। घर बना दो, शैंडलियर लगा लो, और बातें हैं कि वो रास्ते मदीना की और अमर बिल मारूफ की। तो देखें वो जो आदमी है ना जिसने पाकिस्तान की इज़्ज़त को दाव पे लगा दिया, जिसने साइफर का पूरा तमाशा खड़ा कर दी। ऑडियो आई उसमें क्या कह रहा है, हमने खेलना है इसके साथ, यानी पाकिस्तान की कौमी सलामती से खेलना है, पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के साथ खेलना है, पाकिस्तान के बैन अवी ताल्लुकात के साथ खेलना है। तो किसी परसेप्शन है ये सब, किसी नरमी, किसी रियायत, किसी माफ़ी का वो हकदार है ही नहीं। चलें ये बात तो ठीक है, 9 मई जिन्होंने किया हम भी मान रहे हैं। वो ज़रूर टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे ज़्यादा शोर है, मगर आज भी आप निकल के देखें, लोगों से पूछें, लोग बात करते हैं, इंसाफ की, हक की बात करते हैं। मैंने अभी अपने हल्के में सर्वे करवाया, बड़ा हौसला अफजा उसके रिजल्ट्स थे। एक शोरगुल बिल्कुल हमें भी सुनाई देता है, एट टाइम्स बिल्कुल सुनाई देता है, मगर मैं नहीं समझता ये कोई चैलेंज है। आपको लगता है कि ये कम से कम जो इलेक्शन आपको सामने नज़र आ रहा है, हम पंजाब की बात कर लेते हैं, पूरे पाकिस्तान की बात अभी नहीं करते, आपको लगता है कि मेजोरिटी कौन सी पार्टी लेगी? मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। आपने मेरे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था मियाँ साहब लैंड करेंगे, चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगी। देखिए उस शख्स ने डिलीवर किया है। आपको लगता है कि उनके आने से सब चीज़ें बदल जाएंगी, लोगों की महंगाई वापस चली जाएगी? महंगाई का देखे ना, ये भी बताने की जरूरत है ना, महंगाई का असल जिम्मेदार कौन है? 2018 में हम क्या छोड़ के गए थे और हमने 2022 में क्या इनहेरिट किया, और कौन जिम्मेदार है, किसने की ये महंगाई? नवाज शरीफ के दौर में 100 रुपये लीटर पेट्रोल था, 115 रुपये डॉलर था, 12 से 18 रुपये पर यूनिट के दरमियान बिजली थी। तो ये महंगाई किसने की है 4 सालों में? जिसने डाके डाले, जिसने चोरियां की, जिसने IMF के मायदे को ताखीर का शिकार किया, जो जाते जाते भी पेट्रोल पे सब्सिडी देगी। देखिए फरूक साहब, तो आप नहीं, उन्होंने छोड़ा, महंगा छोड़ा, जब आप जा रहे थे आम आदमी को कैसे समझाएंगे? जब ये चेयरमैन PTI के दौर में, तो आप तो बाकायदा प्रोग्राम्स में वो ले आते थे, चीनी आटा लेके आते थे, बिल्कुल आम आदमी आपकी उस बात को बहुत अप्रिशिएट करता था। लेकिन जब आप जा रहे थे और पेट्रोल कहाँ पे था, डॉलर कहाँ पे था, उसको ये समझाएंगे कैसे? हमारे लिए बड़ा आसान था। हम 400 अरब रुपए की सब्सिडी देते पेट्रोल पे, 200 अरब की बिजली पे, और हर चीज़ सस्ती करके घर चले जाते, और केयर टेकर आके फंस जाती, IMF का मायदा कैंसिल हो जाता। खान साहब ने क्योंकि डेवलपमेंट नहीं की इस मुल्क में, एक ईंट नहीं लगाई, CPEC को स्लो कर दिया, कर्जे पे कर्जा ले लिया, चीज़ें बेचना शुरू कर दी, करप्ट वजीर रख लिए, मसलियतों का शिकार हो गए, शुगर इंक्वायरी कमीशन हो गया, आटा क्राइसिस हो गया। इतनी चीज़ें इस मुल्क में हुई, क्यों हुई? क्योंकि करप्ट हुक्मरान बैठा था,
वो IMF के मुआहदे को ताख़ीर का शिकार कर रहा था, आवाम की भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रहा था। हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया, और इसलिए बचाया कि अगर डिफ़ॉल्ट से ना बचते, डॉलर 500 पे जाता, पेट्रोल 700 पे जाता, इंडस्ट्री बंद हो जाती, बैंकों के बाहर लोगों की लाइनें लगी होती पैसा अपना वापस लेने के लिए, एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो जाती, पाकिस्तान में एयरलाइनें ना आती, आपका बिल्कुल मामला ठप हो जाता, और न्याजी साहब अकेले नारा लगाते कि पाकिस्तान श्रीलंका बन गया। तो आप कह रहे हैं कि आपने कुर्बानी दी, और अब आवाम को ये समझ आ जाएगी कि आपने कुर्बानी दी। लोग बाशऊर है, लोग समझते हैं कि किसके दौर में हालात बेहतर थे, और ये 4 साल का मलबा है या ये 16 महीने का मलबा है जो हम आज उठा रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब की पार्टी यानी आपकी पार्टी मेजॉरिटी ले लेगी? मुझे तो पूरी उम्मीद भी है, और मैं हल्के की पॉलिटिक्स को समझते हुए, फिंगर टिप्स पे मेरे हल्के अल्लाह के फजल से। तो पार्टी ने कोई सर्वे करवाया जिसके नतीजे में आप ये बात कह पा रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो नहीं कराया, बट मैं जब देखता हूँ कि कहाँ कहाँ पे PTI के उम्मीदवार है ही नहीं, और कहाँ कहाँ पे वो कमज़ोर है, कहाँ कहाँ पे हमारे उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है, मियाँ साहब की वापसी से एक बूस्ट मिलेगा और इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हो जाए। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं? इसमें ना कोई शक है ना कोई इबाम है। नहीं, आप लंदन गए थे अभी जी, मैं आपको तो वहाँ पे क्या बातें, मतलब कुछ बातें जो आप बता सकते हैं वो बता दें। क्या हुई? कानूनी मामला भी डिस्कस हुए, सियासी मामला भी डिस्कस हुए, और ये बात डिस्कस हुई कि मियाँ नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की वापसी अटल है, कंफर्म्ड है, यानी कोई चेंज नहीं है, किसी किस्म का कोई इबाम, कोई चेंज नहीं। तो ये हुआ क्या था? ये शहबाज शरीफ साहब आए थे और अचानक से दोबारा चले गए, और लोगों ने कहा कोई मुलाकातें हुई हैं जिसके नतीजे में उनको जाना पड़ा, सख्त मैसेज दिया गया है। क्या अब नवाज शरीफ साहब जब 21 अक्टूबर को आएंगे तो जनरल बाजवा और फैज़ वाला मुतालबा दोबारा दोहराएंगे वो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए, मरियम बीबी फिर गई, मरियम बीबी का टाइम था वहाँ पे मियाँ साहब से मुलाकात का, इसाक डार साहब भी वहाँ पे थे। तो मियाँ साहब की वापसी के हवाले से कानूनी मामलात, अमजद परवेज़ साहब वकील आपने देखे होंगे, वो भी बैठे हुए हैं बाद की मीटिंग्स में भी। मियाँ साहब ने बेहतर ये जाना कि अब सारे आए हैं और सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, तो शहबाज साहब की गैर मौजूदगी में कोई बात ना हो। अच्छा, इस वजह से उन्हें बुलाया गया? वापस बुलाया, उन्होंने कहा कि आ जाओ, वकील भी यहाँ पे हैं, मरियम बीबी भी हैं, इसाक डार साहब भी हैं, तो बैठ के चीज़ों पर बात दोबारा हो जानी चाहिए, चीज़ों को ज़रा कंफर्म कर लें। तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मामला ख़राब नहीं हुआ? मेरा ख्याल कि कोई ऐसा मामला था। अच्छा, ये क्या है? आपने तो अब काम किया है 16 माह वज़ीर के तौर पे, बड़ा अहम था आपका पोर्टफोलियो। इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है, क्या वो न्यूट्रल है? क्या वो आपकी सपोर्ट में है? क्या वो इमरान खान मुखालिफ है, PTI मुखालिफ है, या क्या है? मैं इनको न्यूट्रल इसलिए समझता हूँ कि अप्रैल 2022 से पहले एक खान साहब की सपोर्ट में पूरा सिस्टम खड़ा था, उनकी गवर्नमेंट भी बनवाई गई, उनके मुखालिफिन को भी रस्ते से हटाया गया, और एक प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया। ठीक है जी, ठीक है। अप्रैल 2022 में इदारा कहता है कि हम न्यूट्रल हो गए। खान साहब के लिए कोई बजट के लिए कॉल्स नहीं जाएंगी कि बजट पास कराने के लिए हाज़िरी पूरी करो, कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस में सपोर्ट नहीं होगी किसी की, जो जहाँ जाना चाहता है वो जाए, आप आज़ाद हैं। अब खान साहब को अगर न्यूट्रल इदारा पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि नहीं मैं अमर बिल मारूफ हूँ, नहीं तुम जानवर हो, नहीं तुम फ़लाँ हो, मीर जाफ़र मीर सादिक पे आ गए, तो मैं तो समझता हूँ कि अप्रैल 2022 के बाद बिल्कुल न्यूट्रल हो गया था इदारा। और अभी तक आपको लगता है कि न्यूट्रल है? बिल्कुल न्यूट्रल है। 9 मई के जो हमलावर हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उन्होंने उस पर इस्टेब्लिशमेंट का कोई कसूर नहीं है। आप जब कोर कमांडर के घर को आग लगा देंगे, उसकी बेटी के जहेज़ को जला देंगे, वहाँ पे बलवा कर देंगे, दुश्मन के अज़ाइम को पूरा करेंगे, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई दोष नहीं है, कानून के मुताबिक सामना करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों के बारे में तो है कि वो लोग बेचारे उसमें नहीं थे इन्वॉल्व, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों ने अपने अपने हल्कों में लिस्टें बना के दी और उनको उठवाया गया। आपने भी कोई लिस्ट दी? देखे ना, हमारे हल्के में, मेरा गाँव पीर कोट उसे कहते हैं, पीर कोट से हूँ मैं, हमारा गाँव पीर कोट है, वहाँ पे वाहिद गाँव है जहाँ एक छापा नहीं पड़ा। मेरे मुखालिफिन मौजूद हैं, मेरे मुखालिफ धड़ा मौजूद है। अच्छा, चीमा बरादरी से उनका ताल्लुक़ है, एक छापा नहीं पड़ा, एक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। हाँ, जिन लोगों ने चंदा किला पे लोगों को इकट्ठा किया और गुजरावाला कैंट के गेट तक लेके गए, वो गिरफ़्तार हुए, वो चाहे सियासी मुखालिफिन हो ना हो, वो किसी भी जमात से उनका ताल्लुक़ हो, इस चीज़ को तो नहीं देखा गया। तो जिन लोगों ने हमले किए थे, बलवा किया था और पुरतशद्दद कार्रवाई में मुलव्वस रहे थे,
उन कानून का तो सामना तो ये करना पुलिस तो आपके साथ भी इतनी जुल्म करती रही है, आपको भी हथकड़ियाँ पहनाती रही है, आपने देखा नहीं हद से ज़्यादा ये लोगों के घरों पे जाते रहे हैं, ख़वातीन को साथ इनका कोई रवैया अच्छा नहीं था। उस्मान डार की वालदा ने शिकायत की, इस तरह की बेशुमार शिकायतें आई हैं। आप इसको दुरुस्त समझते हैं या गलत समझते हैं? हमारे दौर में ना हमारे कौमी भट्ट साहब हैं, उनको पता नहीं इमरान खान ने बदमाश बना दिया, बड़ा नरम दिल, गुजरावाला से नरम दिल आदमी, बड़ा प्यारा आदमी है, वो पता नहीं क्या बना दिया। डीजी एंटी करप्शन का रेड था, गौहर नफीस साहब डीजी एंटी करप्शन थे, खिड़कियाँ तोड़ दी घर की, सामान तोड़ दिया, वालदा को हार्ट अटैक हुआ, इवेंचुअली बाद में वो फौत हो गई। अब मैं आपको क्या कहूँ कि भाई वालदा के साथ खड़े हो ना आके, जब खुद छुप जाते हैं और अपनी लोकेशन घर की शो करते हैं, तो यार ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप हमला करें और घर वालों को फंसा के आप खुद भाग जाएं। खड़े हो आके गिरफ्तारी दो। कि सिस्टम तो अच्छा नहीं है, बंदा ना मिले तो आप घर तोड़ दें। नहीं देखे ना, टक्कर के लोग थे ना, तो लेते टक्कर। फिर ये तो कोई बात नहीं है कि आपने स्टेट के ख़िलाफ़ एक्ट किया है, आपने आगे लगाई हैं, आपने पुलिस वालों को, फ़ौज वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया है, और उसके बाद आप भाग जाएं और उसके बाद कहें कि कोई रेड भी ना करे। तो अब ऑब्वियसली घर में गए, रेड तो करनी है ना। अब आगे जो भी हो आप तलाशी दें, सर्च वारंट लेके आते हैं ना, ऐसे तो नहीं आ जाते। तो आप कहते हैं कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है? नहीं, मैं 9 मई को ये समझता हूँ कि इसमें किसी किस्म की रायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साबोटाज क्या होता है कि आप ऐसी कार्रवाई करें जिससे आपकी मुल्क के सिक्योरिटी इदारों की कैपेसिटी कम हो जाए एक्सटर्नल थ्रेट को रिस्पॉन्ड करने की। नहीं, क्या उस दिन साजिश क्या थी? क्या आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश की जा रही थी? बार बार आपके लोग, शहबाज साहब ने भी कहा, शहबाज साहब ने कहा, मुझे तो ये लगता है कि ये इनकी कोशिश ये थी कि मुल्क में इतनी नारकी फैल जाए कि कोई यहाँ पे सिस्टम जो है ना वो लपेट लिया जाए और एक अजीब सा सिविल वॉर का माहौल पैदा हो जाए। और देखें, अगर उस दिन सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी रिस्पॉन्ड करती और 4-5 खुदा न खासा लाशें गिर जाती, तो फिर क्या होता मुल्क के अंदर? ठीक है। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी छोड़े हैं, और अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे तो उनसे ये सवाल अताउल्लाह ताड़ साहब से पूछेंगे। वेलकम बैक। आपकी इत्तेहादी जो हैं वो पीपल्स पार्टी वाले, अब तो इत्तेहादी नहीं है, हुकूमत में आपके साथ थे, वो बार बार कह रहे हैं इलेक्शन की डेट दें। यही मुतालबा पीटीआई का था। तो आप लोगों की तरफ से मैंने सुना नहीं, शायद आपने कोई बयान दिया हो, मैं नहीं सुन सका, अभी तक किसी का बयान नहीं सुन सका कि इलेक्शन की डेट दें। जनवरी की डेट जो माह दिया उन्होंने, एक मंथ दिया। बिल्कुल। तो देखिए, हल्का बंदियाँ आज लग गई, फाइनल हो गई, अब आगे ऑब्जेक्शंस का टाइम है। इलेक्शन कमीशन ने 14 दिसंबर से 30 नवंबर तक हल्का बंदियों की डेट पीछे लेके आए, टाइम कम किया, फरवरी की बजाय जनवरी में इलेक्शंस का कहा। तो जनवरी में इलेक्शन हो जाए तो बड़ी अच्छी बात। इलेक्शन कमीशन भी एक गैर जानिबदार इदारा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं। मैं तो बिल्कुल समझता हूँ, देखिए उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाइयाँ की हैं, बहुत सारे फैसले जिनसे मुझे इत्तफाक नहीं है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलत फैसले किए हैं, मगर क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड है, उन्होंने पार्टी नहीं देखी, उन्होंने मशावरत के लिए भी सबको बुलाया है। तो देखें, मैं बिल्कुल उसको एक गैर जानिबदार इदारा समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और वो इंसाफ और कानून और आइन पे मबनी फैसले कर सकते हैं। खान साहब के बगैर वाकई अगर यहाँ पे पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए तो क्या इस इलेक्शन को कोई तस्लीम करेगा? अगर खान साहब जेल से निकल के अगले दिन 2 बच्चे मर्डर करते हैं या किसी का रेप करते हैं और उनको फिर जेल में इसलिए ना डाला जाए क्योंकि इलेक्शन पे सवाल उठेंगे कि कल को कि जी खान साहब के बगैर इलेक्शन हो गए, भाई चोरी की है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन की है, छोड़ दिया जाए। नहीं, तो ये तो उनका कसूर हो गया, पार्टी का भी नहीं। पार्टी में भी जो कसूरवार हैं, जिन्होंने कसूर किया है, उनको फेस करना पड़ेगा। किसी को सिर्फ इसलिए छोड़ देना कि इलेक्शन पे ये है कि जी सब इलेक्शन में मौजूद थे, मैं समझता हूँ ये जायज़ बात नहीं। इलेक्शन के लिए जब आप कागजात जमा करवाते हैं तो उम्मीदवार को खुद आना पड़ता है। तो ये तो सिक्योरिटी इदारे इस वक्त इन सब के पीछे हैं, जो की प्लेयर्स हैं इनके। कई लोग पकड़े गए, कई लोग नहीं अभी तक। तो ये इलेक्शन कैसे होगा? यानी वो तो आएंगे नहीं पकड़े जाने के डर से, अगर आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। सारे लोग हैं जो मौजूद हैं, टीवी पे भी आते हैं, बात भी करते हैं, 2-4 हैं, 2-4 वकील हैं, 2-4 और हैं, मगर वो केसेस में इन्वॉल्व नहीं है ना। फिर अब जो केस में इन्वॉल्व है उसके तो कागज वैसे ही एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये मतलूब है, ये मफरूर है, ये नहीं केस को फेस। ये भी हो सकता है कि आगे जाके इनके कागजात रिजेक्ट हो जाए। नहीं, देखें, जिसके खिलाफ केसेस हैं और जिसने 9 मई को हमला किया है या किसी पे कोई और केस है, ऑब्वियसली उसके कागज़ कैसे एक्सेप्ट होंगे जब तक आप कानून का सामना नहीं करते या आके कोई जब जवाब जमा नहीं कराते। अगर आप भागे हुए हैं
तो फिर तो कोई सूरत तो ये तो मैं अपनी रहनुमाई के लिए पूछ रहा हूँ कि ऐसे लोगों के कागजात रिजेक्ट हो सकते हैं। देखे ना, जब जो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है और जिसके खिलाफ केस भी हैं, जो मफरूर भी है, तो मेरा नहीं ख्याल उनके कागज एक्सेप्ट हो सकते। और ऐसे में तो बहुत से नए लोग सामने आएंगे और बहुत से नए लोगों को टिकट्स भी मिलेंगे। आपको पीटीआई इलेक्शन में नज़र आ रही है? देखिए, पाकिस्तान में ना इलेक्शंस में माहौल बनता है, हवा भी चलती है। मियाँ साहब की वापसी के बाद चीज़ें काफ़ी चेंज भी होंगी। एक रूरल इकॉनमी भी है हमारी, ये ना भूलें कि ज़िम्मेदार का फसल बहुत अच्छी हुई है, उसकी वीट बहुत अच्छी हुई है, उसका सिट्टा बहुत अच्छा हुआ है, उसकी बड़ी इस वक्त हवा अच्छी है। मैं रूरल इलाके से बिलोंग करता हूँ, मुझे अंदाज़ा है। तो बड़ा मुश्किल होगा नए उम्मीदवारों को जगह बनाना, क्योंकि धड़े की सियासत भी होती है और पार्टी का वोट भी होता है। हर जगह पार्टी का वोट नहीं और हर जगह धड़े की सियासत भी नहीं है, एक बैलेंस लेके चीज़ें चलती हैं। तो खाली पार्टी की टिकट लेके आ जाना और कहना कि जी मुझे वोट डाल दें बगैर जान पहचान के, मुझे नहीं लगता कि ये निशान पे सिर्फ वोट डल जाएगा। आपको लगता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस ये किसी की मदद से बनाई गई हैं या ये खुद से बन गई हैं पार्टी? मैंने तो आपको पहले ही कहा ना कि जहाँ जिन लोगों को धक्के दे के पार्टी से निकाला, उनसे क्या तवक्को रखते थे कि दर पे बैठे रहेंगे, सारा दिन कहेंगे नहीं खान साहब हमें माफ़ कर दें, हमारी बेटियों पे आपने पर्चे किए मगर माफ़ आप हमें कर दें, खान साहब आपने मेरे पे नैब का केस बनाया, मेरा नाम अलीम खान है, मैं अरबों रुपया आप पे लगा चुका हूँ, आप मेरे जहाज़ में सफ़र करते थे, मेरा नाम जहांगीर तरीन है, तो आज मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब उन्होंने अपनी पार्टियां बनानी थी, अपनी सियासत करनी थी। ये अलीम खान साहब को तो आप नून लीग के लिए कायल नहीं कर चुके थे आप लोग? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ खान साहब सियासत से शायद किनारा कशी कर चुके थे। हाँ, मतलब वो नहीं दिल बर्दाश्ता थे। बट आई थिंक अब उनको हम ख्याल साथी मिले तो उन्होंने बेहतर समझा जो फैसला। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों ने कायल किया था उन्हें, नवाज शरीफ से मुलाकातें भी हुई। हमारी ख्वाहिश जरूर थी, बट अच्छा है उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है, बिल्कुल जरूर उनको। और आपकी नेक तमन्नाएं उनके साथ? जी देखिए, हमारी बहुत जगह पे मुकाबला भी होगा, बहुत जगह पे उनसे हम इलेक्शन भी उनके खिलाफ लड़ेंगे। टफ टाइम कौन देगा? कौन सी पार्टी टफ टाइम देगी पंजाब में? पंजाब के अंदर मैं फिलहाल अल्लाह के फजल से ना कोई अक्रॉस द बोर्ड कंपटीशन नहीं देखता, क्योंकि आईपीपी को पंजाब में मैं एक रीजनल जमात समझता हूँ। हर सीट पे कैंडिडेट्स फील्ड करने की उनकी कैपेसिटी नहीं है। ओके, वो डेंट डालेंगे 25-30 सीटों में डाल लेंगे। कहाँ पे, रूरल में या नहीं? मेरा ख्याल है कि साउथ में उनके पास कैंडिडेट्स हैं, कुछ उनके पास रूरल बेल्ट्स में भी हैं। साहिवाल में नुमान लंगड़ियाल है, फैसल जब्बाना है, जिनके साथ जो हमारे भी मुश्तरका उम्मीदवार कई दफ़ा लगता है कि हमारे हैं, तो वो फैसला जो भी करें। मगर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब के अंदर कोई बड़ी पार्टी हमें डेंट नहीं डाल रही। आप लोग अपने टिकट्स फाइनल कर चुके हैं? नहीं, पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया जा चुका था पंजाब के इलेक्शंस के लिए। अब मियाँ साहब आएंगे तो पार्लिमानी बोर्ड की खुद सरबराही करेंगे। यंग लोगों को आप लोग जगह देंगे, कहीं पे नजर आएंगे? इस दफ़ा पार्टी का पूरा इरादा है कि यंग लोगों को बाकायदा जो है वो परसेंटेज वाइज मौका दिया जाए और टिकटें जो हैं उसमें बाकायदा एक शेयर यूथ का रखा जाए। हमजा शहबाज साहब कहाँ पे हैं? मतलब जब से वो वजारत आला से गए हैं तो हमने उनकी एक्टिविटी कम देखी है, कुछ तस्वीर नज़र आती हैं? नहीं, उनकी एक अपना स्टाइल है पॉलिटिक्स का और वो ग्रास रूट लेवल के वर्कर के साथ एक रिश्ता रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। अभी भी वो रोज़ मीटिंग्स करते हैं, लोगों से उनका एक ज़ाती ताल्लुक़ है, लोगों से वो मिलते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लोगों के साथ पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। अभी उन्होंने हमारी बीबी ने जॉइंट इवेंट्स किए हैं 2-3। तो सुनने में आया कि उनको बड़ा दुखी हैं जब से ये वजारत आला वाला फैसला। देखिए, हमजा शहबाज साहब बतौर इंसान के, बतौर एक पॉलिटिशियन के, मैंने उन्हें बहुत ही आला पाए का इंसान पाया है और मैं ये समझता हूँ कि वो पॉलिटिक्स की बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तंजीमी काम बहुत अच्छा जानते हैं, लोगों के साथ ताल्लुक़ वास्ता उनका बहुत अच्छा है। 2011 में जब इमरान खान का जलसा हुआ तो उसके बाद PMLN ने एक जलसा किया था गुजरांवाला में, वो हमजा साहब गुजरांवाला बैठ गए थे जाके। यूनियन काउंसिल लेवल पे उन्होंने ऑपरेट किया, वार्ड लेवल पे ऑपरेट किया, जलसा कामयाब बनाया। बाई इलेक्शंस के वो बेशुमार बाई इलेक्शन भुगता चुके हैं, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन वो अपने हाथ से करवा चुके हैं। 4015 यूनियन काउंसिल थी पंजाब की। तो मैं समझता हूँ कि वो उनका फोकस, उनकी अप्रोच ठीक है और वो अपने काम कर रहे हैं। आप लोगों को तो बड़ा मसला होगा, अब ये पार्टियां तो अपनी जगह पे, एक नई पार्टी बनने जा रही है। आपके ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब उस पार्टी में खड़े नज़र आएंगे और वो तकरीर करेंगे वहाँ से, और सोशल मीडिया पर उनकी एक पॉपुलैरिटी है, आप लोगों का क्या बनेगा? मुस्तफा नवाज खोखर, मुझे आई होप आई एम रॉन्ग और मुझे उम्मीद है कि अगर शायद साहब पार्टी बनाते हैं ना तो बड़ा बुरा रिएक्शन पब्लिक की तरफ आएगा। मैं नहीं चाहता कि वो पार्टी बनाए, जो भी डिफरेंसेस हैं। भाई वो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं। वज़ीर आज़म किसने नामजद किया उनको और क्यों किया? नवाज शरीफ साहब ने किया। शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म बन सकते थे, उन्होंने वो स्पेस जो है विकेट की। उन्होंने नहीं की, नवाज शरीफ साहब का फैसला। मैं मौजूद था। अच्छा, शहबाज साहब बतौर CM कंटिन्यू किया है बिकॉज उनकी टीम समझती थी कि उनको पंजाब में होना चाहिए
और पंजाब अगर छोड़ा तो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और जो स्पीड लगी वो रुक जाएगी। कुलसूम साहिबा का ये मशवरा नहीं था? मुझे इसका इल्म नहीं है, मगर शहबाज साहब ने वॉलंटरली जाके खुद कहा कि मैं नहीं बनना मैं चाहता। विटनेस हूँ। अच्छा, मैं विटनेस हूँ, बिल्कुल। शायद अब्बासी साहब, मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी छोड़ेंगे। पार्टी छोड़ना आपको नहीं मुझे लगता? नहीं लगता। देखिए, इतने सख्त हालात हो जाए आपके सामने, उनके बयानात, उन्होंने पार्लियामेंट पे लानत पार्टी भेज ने दी। तो उनके पार्टी देखें, जब वो इलेक्शन हार गए मरी वाला, हरवाया गया उनको सदाकत अब्बासी के हाथों, तो क्या हुआ? हमजा शहबाज की सीट से लड़वाया, लाहौर से वो लड़े, लाहौर से लड़वाया बिल्कुल मियां ठीक। साहब ने। कि सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं ना बनाया, एक हिस्ट्री है उनके वालिद के साथ, एक हिस्ट्री है। जब नस्लों का और खून का ताल्लुक हो कई दहाइयों पे मुहित, वहाँ पे पार्टियाँ नहीं छोड़ी जाती। नहीं, अगर वो आज़ाद इलेक्शन लड़े तो आपके ख्याल में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा? इस वक्त उनकी बातें पॉपुलर हैं। लोग पार्टी छोड़ने वाले को पसंद ज़्यादा नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल कोई आपको पार्टी से बेदखल किया गया हो और जुल्म ज़्यादती की गई हो। मुझे नहीं लगता पार्टी छोड़ेंगे, और अगर छोड़ेंगे तो मेरा ख्याल है बहुत बुरा रिस्पॉन्स आएगा उसका। मिफ्ता इस्माइल के साथ आप लोगों ने ज़्यादती की, उनको वजारत ख़जाना से जब आप निकाला तो टीवी प्रोग्रामों में बुरा भला कहा गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से। ये क्या रवैया है? मिफ्ता साहब ने मेरा ख्याल है थोड़ी अपनी नादानगी की वजह से या इमेच्योरिटी कह लें, उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट किया। उन्होंने पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी जो नहीं देनी चाहिए थी उनको। पार्टी ने कोई शोकस नोटिस दिया उन्हें? शो कॉज नोटिस मेरा ख्याल है पार्टी ने नहीं दिया उनको। तो आपको तो बड़े बड़े दिल वाले लोग हैं आप। लतीफ़ खोसा को शोकस नोटिस मिल गया, एतजाज़ हसन हम साहब। बर्दाश्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सुबह का भूला है वो शाम को घर आ जाए। और आपको लगता है मुस्वा नवाज खोखर और ये जितने भी बाकी लोग हैं, अगर ये मिल के भी कोई पार्टी बनाते हैं, डायनामिक्स में क्या देख रहे हैं आप? कोई ना फ़ारूक साहब अरबोपति लोग हैं, किस चीज़ पे पार्टी बनाएंगे? भूख पे? क्या रोटी कपड़ा मकान पे बनाएंगे? क्या बताएंगे लोगों को कि हम अरबोपति लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक रियल एस्टेट का किंग है पिंडी का? क्या कहेंगे लोगों को कि हम क्या पार्टी बना रहे हैं, किस नज़रिए पे बना रहे हैं? चेंज के लिए कि ये सारी पार्टियां एक जैसी हैं, हम मैं कुछ नया कर रहे नहीं हैं। बोलना चाहता, तीनों से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, छोड़ दे। अच्छा, आप इलेक्शन लड़ के असम्बली पहुंचेंगे, आपका क्या कोई टारगेट है कि मैं क्या करूंगा आगे चल के? आपकी पार्टी क्या सोच रही है? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊँ तो सबस पासपोर्ट को लोग देख के कहें कि यार ये पाकिस्तान से आया। मेरा बतौर पब्लिक रैप ये ख्वाब है। मैं अपने हल्के की आवाम के लिए मुश्किलात जो है उसको आसान करना चाहता हूँ। ठीक है। मैं अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए जान लड़ा के चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि मेरी क़यादत में कैपेसिटी है और हम अपनी क़यादत की टीम में मौजूद हैं, उनके बाजू हैं, उनके आइज़ एंड ईयर्स हैं। और ये नवाज़ शरीफ साहब ने पहले भी हमेशा मुश्किल हालात में डिलीवर किया है। तो हम इस पाकिस्तान को एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट और एक रिस्पेक्टेबल नेशन इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस देखना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आज़म आ रहे हैं, जी, शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ मौजूद होंगे, तो ये क्या बनेगा? यानी अगर आप लोगों की हुकूमत आती, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, शहबाज शरीफ साहब क्या घर बैठे होंगे, क्या कर रहे होंगे? नहीं, घर तो नहीं बैठे होंगे, हाँ वो जी। मियां नवाज शरीफ की टीम का हिस्सा होंगे। और अच्छा। जहाँ पे पार्टी ने समझा कि वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं तो उनसे मशवरा करके नवाज शरीफ साहब उनको ऑब्वियसली वो टास्क दें। कोई फार्मूला तय हुआ है कि आप लोग ही आ रहे हैं? कोई फार्मूला तय हुआ है कहीं पे? ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ना ऐसी कोई बात हुई है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। नहीं। और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है वो आपसे परेशान क्यों है? वो कहते हैं हमारे सिंध के फंड्स रोक लिए हैं, आप लोगों के धड़धड़ जारी हैं, आप लोगों को इख्तियार दिया गया आपके उम्मीदवारों को कि यार इंजॉय करें, ये करें। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ना बहुत सियानी है इस मामले में। उनको पता है कि तरीके इंसाफ तो ख़त्म है, इनका लीडर जेल में है, तो अगला सियासी पड़ाव पड़ेगा मुस्लिम लीग नून के साथ, अभी से मास्क खोल दो। तो उन्होंने ये बेसिकली ये मेरा मास्क, ख्याल है क्लेवर पॉलिटिक्स है। आप लोगों की कहीं पे भी कोई सीट एडजस्टमेंट का कोई इरादा है किसी के साथ? अभी फ़िलहाल कबल वक्त है, जब टाइम आएगा फिर देखेंगे। लेकिन किसी के लिए नरम गोशा तो होता है ना पार्टी के अंदर कुछ। देखिए, वो आपके areas ख्वाजा में आसिफ या ख्वाजा साद साहब का गालिबन बयान था कि हमें ये आगे इलेक्शन इकट्ठे लड़ने चाहिए। देखिए, लड़ने चाहिए और जब वक्त आएगा मेरा ख्याल है इस पे बात होगी, और बिल्कुल खारिज से इम्कान नहीं है, मगर कबल वक्त ज़रूर है। और आपको लगता है कि शरीफ फैमिली के होते हुए जी, किसी कलीदी ओहदे पे कोई और भी आ सकता है इन चार लोगों में से? बड़ा स्कोप है और वो बड़ी ओपनिंग देते हैं और मियाँ साहब बड़े फराख दिल है इस मामले में। मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। हमजा शहबाज साहब कहाँ हैं और वो क्या करने जा रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कितने बयानिए हैं? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। ये लंदन में अभी आपकी एक वीडियो वायरल हुई, क्या वाकई आपके साथ कोई बदतमीजी का वाकया आया कि ये फेक है? एक तो मियाँ साहब के ऑफिस के बाहर है ना, जहाँ पे वो खातून एक कोई है,
वो अपने ताई बोलती रहती है, तो वो तो मैं बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं किया। एक वीडियो बनी जिसके बाद में डब करके जिसमें गालियां भरी गई, वरना मैं तो अब मैंने वो असल वीडियो भी पोस्ट की और हाँ, ये पोस्ट तो हुई, मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा था। मैं हैरान हूँ इनके लेवल पे कि ये किस लेवल तक चले जाते हैं कि एक वीडियो के ऊपर डब करके गालियां पोस्ट करके तो उसको चला रहे हैं मर्जी। अच्छा, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ? यानी वो उस खातून को छोड़ दें, चले पीटीआई के लोग हैं। अगर होता तो कम से कम मैं रिस्पॉन्ड करता उस बंदे की वीडियो। हाँ, वही मैं कह रहा था, आप जैसा बंदा चुप करके बैठा खड़ा रहा है, उसको रिपोर्ट करता, तो बड़ी अजीब बात है। तो आप बाहर के मुल्कों में भी गए हैं, वजीर बन के भी गए हैं, एक तासुर है कि बाहर हर जगह पे आप लोगों को नफरत का सामना है, लोग बदतमीजी करते हैं, क्या होता है आमतौर पता नहीं। मैं तो एयरपोर्ट पे इतने जानने वाले मिलते हैं जो वैसे ही आके तस्वीर खिंचाएंगे, बात करेंगे, सेल्फी लेंगे और पॉलिटिक्स पे बातचीत करते हैं। अब पब्लिक प्लेसेस में ऐसा होता है। ये कतन तासुर जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। एक बदतमीज़ पौध ज़रूर है जिसको जन्म दिया है तहरीक इंसाफ ने, उसकी वजूहात और हैं। वो आइडियलाइज़ करते हैं एक सिस्टम को, एक हीरो को जो थोड़ा सा ज़रा शर्ट उतारे तो ज़रा अच्छा लगे देखने में, वो उनके मसाइल और हैं। तो आप लोगों के पास पीटीआई वाले आके भी आपके साथ तस्वीर बनाते हैं? किसी ने कहा? तो मैं एक हीथ्रो में जब उतरे तो एक पाकिस्तानी लड़के ने जान के पूछा आप कि आप पासपोर्ट आपका कहाँ का? मैंने कहा पाकिस्तान का। उसने सारे एशियंस एक लाइन में कर दिए, रोक दिया। और उसने यूजुअली भी वो करते हैं, बट उस दिन उसने स्पेशली मेरे से लाइन शुरू की। ठीक है, कहते हैं ना जहाँ मैं खड़ा होता वहाँ से लाइन शुरू लाइन मेरे से शुरू कर दी। अच्छा, ठीक है। इमिग्रेशन की लाइन थी 2.5 घंटे की। एक लड़का मुझे मिल गया आज़ाद कश्मीर का, उससे गपशप शुरू हो गई। तो वो पीटीआई का हार्ड कोर सपोर्टर था, तो मैंने उसको खासा एजुकेट किया, चीज़ें डिस्कस की। तो मुझे कहता कि मेरा तो आपके बारे में तासुर बड़ा और था, आप तो बड़ा लॉजिकली बात कर रहे हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से। तो वो 2-2.5 घंटे मैं उससे गप लगाता रहा और इमिग्रेशन के टाइम का पता ही नहीं चला। जब मैं इमिग्रेशन करा के बाहर निकला, वही लड़का जिसने लाइन बनवाई थी, तो मुझे कहता है मज़ा आया फिर आपको? पाकिस्तान में तो आप बड़े प्रोटोकॉल खत फिरते हैं। मैंने कहा मेरे भाई, मैं पाकिस्तान में भी ऐसे ही फिरता हूँ। नहीं छोड़े तारड़ साहब, मैंने उसे ये जवाब नहीं दिया, मगर मैं चाहता तो हाई कमीशन फ़ोन करता, मैं भी जहाज़ से स्पेशल लाउंज से निकल जाता। मगर मुझे मौका मिला लोगों से इंटरेक्ट करने का, मुझे अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना। उसने सिर्फ आपकी यानी पार्टी एफिलेशन की वजह से मुझे वो लाइन में खड़ा किया। लाइन उसने अलहदा करके थोड़ी देर रुकवा दी ताकि डिले हो जाए। और बाद में आपको क्या भी दिया? बाद में मुझे कह दिया, जब मैं निकला तो कहता मज़ा आया फिर। तो मैंने कहा बड़ा मज़ा आया, इस नौजवान से बड़ी गपशप लगी है। तो नहीं, आप पाकिस्तान में बड़े प्रोटोकॉल लेके फिरते हैं। तो मैंने कहा आपको अंदाज़ा? मैंने कहा पाकिस्तान में भी ऐसे ही फिरते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, मगर शुक्रिया। मैं चाहता तो मैं हाई कमीशन को फ़ोन करता, मैं वापसी में भी कर सकता था। मैं आम रूट से गया हूँ, आम रूट से आया हूँ। बस वो थोड़ा सा ना टिकटॉक देख के, और फिर ऊपर से ना विरासत में भी मिला हुआ है। हाँ, मैं वो बात नहीं करना चाहता। 92 में बड़े बच्चे, कई बच्चे पैदा नहीं हुए थे, वो पेरेंट्स ही आइडियलाइज करते थे हीरो इमरान खान। इमरान खान एक सेलिब्रिटी तो है, और बड़ी फ्लाइंग किस्से से बड़ा कुछ था बर्बाद। पॉलिटिक्स में ना आते तो आप क्या कर रहे होते? मैं लॉयर होता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस में बेहतरीन बड़ा नाम होता? और अल्लाह के फजल से मैं समझता हूँ बड़ा स्कोप है, और प्रैक्टिस में थोड़ी सी मेहनत की जाए तो स्काई इज़ द लिमिट। और इस वक्त जो आप कर रहे हैं आज के दिन तक, जो आपकी कारकर्दगी है, जो आपके सामने है सब कुछ, उससे मुतमईन है? मैं बड़ा मुतमईन हूँ, और कनात अल्लाह ताला ने बहुत दी हुई है, हर हाल में खुश रहते हैं। लेकिन ख्वाहिश तो करते होंगे कि मैं फ़लाँ मिनिस्टर बन जाऊँ? मैं कभी ना ख्वाहिश की ना एस्पायर किया। ये अभी जो आप बने थे हाल ही में मिनिस्टर, यानी आपको पोर्टफोलियो मिला? आपका शुक्रिया, थैंक यू परवेज़ लाई साहब का। वो कैसे? मैं सूबाई वजीर था। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, गवर्नमेंट होगी खत्म जी। इन्होंने मेरे पे मेरी चाची पे दे दिए दहशतगर्दी के पर्चे। ठीक है। इन्होंने हमारे घरों में रेडें करना शुरू कर दिया। हम मफरूर भागे रहे, हमने बेलेशनें कराई, हम वापस आए, मुकदमे फेस किए। तो जब पार्टी ने देखा कि ये सबसे पहले आपको बनाया गया? नहीं, वो मैं बहुत बाद में बना। मैं और मलिक अहमद खान हम इकट्ठे बने थे। ठीक है, 2 लोग यहाँ से गए। तो 2 लोग यहाँ से गए और हमारे पे खासे केसेस थे। तो पार्टी ने जब मुश्किल में देखा हमें, तो पार्टी ने कहा कि थोड़ी सपोर्ट इनको मिलनी चाहिए। तो परवेज़ लाई उस वक्त, अच्छा आपको लगता है ये सारा क्राइसिस ना आता तो शायद आप वहाँ पर ना बैठे होते? तो यानी इस क्राइसिस ने आपको उठा के वजीर बना दिया। मैं फेडरल में शायद ऐसे PM विद स्टेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर ना होता। मेहरबानी क़यादत की, बट अगर परवेज़ लाई साहब ये पर्चे ना करते और हमें मुश्किल का शिकार ना करते तो शायद। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? पाकिस्तान को एक दुनिया के ममालिक के अंदर एक तरक्की याफ्ता ममालिक और एक ऐसा मुल्क देखने की ख्वाहिश है कि जिसके लोगों को देख के लोग रश करें।
सियासत जो है ये सीखनी पड़ेगी या क्या है, यानी अगर कोई नया बच्चा आना चाहता है देखिए सियासत क्या करे वो? सियासत ग्रास रूट लेवल से शुरू करनी पड़ती है, ये आप सीख नहीं सकते, ये आपको यू हैव टू लर्न इट द हार्ड वे। ये आपको गली मोहल्लों में फिर के, ये आपको लोअर लेवल पे फिर के समझ आती है कि सियासत क्या है और सियासत कैसे करते हैं। और कितने साल ये आप इसमें रहे हैं और क्या है? देखना, मैं अगर आपको बताऊं कि जो कॉलेज का इलेक्शन था वो आप तकरीबन कोई लेट 90 से लड़ता आ रहा हूँ, तो अब तो बहुत अरसा हो गया है इस चीज़ को भी। तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर वकला तहरीक, फिर CM। तो आप कह रहे हैं ये लंबा, अगर किसी ने सियासत की तरफ आना है तो ये लंबा एक रास्ता है? लंबा है, मगर अगर आप मेहनत करें, आप में टैलेंट हो, तो ये लंबा सफ़र भी जल्द तय हो सकता है। लेकिन मिडिल क्लास वाले की तो जगह नहीं है यहाँ पे, जो पैसे देता है उसको टिकट मिलता है। मैं समझता हूँ मिडिल क्लास के लोगों के लिए बड़ा स्कोप है, मेहनती हों, टैलेंटेड हों, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। आप यकीन माने बहुत स्कोप है, हर पार्टी में बड़ा स्कोप है। नहीं, आपकी पार्टी PTI ये सारे तो पैसे लेके टिकट देते हैं। नहीं देखिए, मैं ये नहीं समझता कि पैसे लेके टिकट देते हैं। हाँ, एक एलीट का खेल बन गया है पॉलिटिक्स, मगर ये कोई वो नो एंट्री का साइन नहीं है किसी मिडिल क्लास के आदमी के लिए। आप मेहनत करें, तगो-दो करें। कितने पैसे आपने जमा कर रखे हैं आप इलेक्शन पे लगाने के लिए? इलेक्शन पे लगाने के ज़्यादा पैसे तो नहीं है, मगर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो है उसको अच्छे तरीके से जो है वो लगाया जाए। एक प्रैक्टिकल बात तो ये करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा। हमारे इलाके में ट्रेंड ये है, गुजरांवाला में स्पेशली। दोस्त लगाते हैं? नहीं, दोस्त भी नहीं, वो जो आपके वोटर सपोर्टर है ना जी, वो काफ़ी लोग जो हैं वो आपको वहाँ पे सपोर्ट करते हैं और वो इलेक्शन में भी आपके साथ साथ होते हैं। मैं फाइनेंसर्स को गलत समझता हूँ पॉलिटिक्स के अंदर, मैं नहीं समझता कि फाइनेंसर्स होती, मगर अगर आपका यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है, आपके साथ लोग मौजूद हैं जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, व्हाई नॉट? यानी वो किसी ने गाड़ी कर दी, किसी ने कोई इस तरह कर दिया, किसी ने जलसा करवा दिया। शुरू से आज ही मजाक हो रहा था, कोई कह रहा था कि जी कई लोगों को इलेक्शन में पैसे बच जाते हैं, खर्च ही नहीं होते उनके, यानी उनके अपने नहीं लगते। हाँ, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे ख़ानदान के लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे आपके वोटर सपोर्टर साथ होते हैं। तो आप किराए के घर में हैं तो अपना घर ले लें, आप कब लेंगे? कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग भी इंशाल्लाह कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।